बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 26। यूनिट नंबर 4 हमारा चल रहा है जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आज का हमारा टॉपिक है नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड्स। पहले हम देखेंगे कि नॉन पोलर कौन सा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो नॉन पोलर बॉन्ड के बारे में हम ये कहते हैं, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन ये है कि एक तो सबसे पहली बात ये है कि जो नॉन पोलर और पोलर दोनों जो बॉन्ड्स हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड का ही हिस्सा है, ये उसी के टाइप से। ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो थी वो भी कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप थी, वैसे ही ये जो नॉन पोलर और पोलर बॉन्ड्स है ये भी कोवेलेंट बॉन्डिंग इसमें एग्जिस्ट करती हैं। यानी पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स में भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फिनोमेना यूज होता है। ठीक है, पूरा ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे एक से दूसरे एटम में, बल्कि म्यूचुअल शेयरिंग का फिनोमेना यूज होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड की इस टाइप की बॉन्डिंग के बारे में हम ये कहते हैं कि ये ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि लाइक एटम्स के बीच में बनता है या ऐसे एटम्स के बीच में बनता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 0.5 से कम हो। ठीक है, जिन एटम्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है अगर वो 0.5 से कम है तो इसका मतलब उनके बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग में मज़ीद जब हम उसको स्पेसिफाई करेंगे तो वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग उसमें एग्जिस्ट कर रही है। तो ऐसे बॉन्ड्स जो है उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी वो जो शेयरिंग के बाद वो जो पूरे स्ट्रक्चर के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम शो करते हैं कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल होगी। ठीक है, वो सिमेट्रिकल होगी, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। तो क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड की ऐसी टाइप जिसमें या तो सेम एलिमेंट्स होंगे, मतलब जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं होमोन्यूक्लियर, या फिर ऐसे एटम्स जो कि सिमिलर ना भी हो लेकिन उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो 0.5 से कम हो, तब वो कहलाते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो नॉन कोवेलेंट पोलर बॉन्ड्स के लिए दूसरी बात ये कही जाती है कि इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो सिमेट्रिकल होगी, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ पे? उन सारे एटम्स में, उन दोनों या तीनों एटम्स में जो कि इस बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। एग्जाम्पल्स हम क्या ले रहे हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सारे गैसेस है, गैसियस फॉर्म्स में है। दूसरी बात यह है कि सब में होमोन्यूक्लियस मौजूद है, यानी क्लोरीन जो है वो क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये क्या है कि ये सारी होमोन्यूक्लियर एग्जाम्पल्स है नॉन पोलर बॉन्ड की, कि इन मॉलिक्यूल्स में नॉन पोलर बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी, तो हम जब भी बात करेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की, हम क्या कहेंगे कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन सी टाइप की बॉन्डिंग प्रेजेंट है? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। फिर हम ये कहते हैं कि जो कोवेलेंट बॉन्ड, तब भी उसको नॉन पोलर कहा जा सकता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो नेग्लिजिबल हो, यानी वो 0.5 से भी कम का हो। तो ये तो होगी डेफिनेशन के या तो सेम जो एलिमेंट्स है डायटोमिक सिमिलर एटम्स जब रिएक्ट करते हैं तब वो कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं, और उस कोवेलेंट बॉन्डिंग को हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। या फिर अगर डिफरेंट भी है तो भी उनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 0.5 से कम होगा, तब भी हम उनको क्या कहेंगे? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है।
आगे चलते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक एलिमेंट, सेम बात हो गई, नोबल गैसेस जैसे एग्जांपल्स हमने ये ले ली। फिर दूसरी कंडीशन क्या होगी, एक कंडीशन तो होगी कि सेम मॉलिक्यूल्स है। सेम मॉलिक्यूल मतलब एक मॉलिक्यूल में सेम एटम यूज किए गए, यानी एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स यूज किए गए हैं, ठीक है, जो कि सेम एटॉमिक नंबर के होंगे। दूसरी कंडीशन क्या है, कब हम कहेंगे कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है या इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान नॉन पोलर बॉन्ड पाया जा रहा है, वो हम तब कहेंगे जब कार्बन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की हम बात करेंगे। जब कार्बन और हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल में अकेले होंगे तब उसके दरमियान भी जो बॉन्डिंग होगी वो नॉन पोलर बॉन्डिंग होगी। जैसे एग्जाम्पल क्या ली है, मीथेन की एग्जाम्पल है। तो मीथेन आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है CH4, एक C जिसके पास टेंडेंसी है 4 बॉन्ड बनाने की, तो वो 4 बॉन्ड चारों के चारों किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पे, तब हम क्या कहेंगे कि वो जो मॉलिक्यूल्स है वो भी नॉन पोलर होंगे और उनमें जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी उसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग कहेंगे, ठीक है। फिर तीसरी चीज क्या है, 2 पॉइंट्स हो गए, सिमिलर एटम्स, कार्बन और हाइड्रोजन वाले एटम्स, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो क्या होगी, अगर मॉलिक्यूल्स में सिमेट्री है तो भी हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे नॉन पोलर। ये जो हमने होमोन्यूक्लियर की अभी पिछली स्लाइड पे एग्जांपल ली थी, जैसे क्लोरीन और क्लोरीन की, ठीक है, Cl2 जो है, तो इसमें क्या है, इसमें आप स्ट्रक्चर देखो तो लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसका मतलब इसकी सिमेट्री क्या है, सेम है, इसमें सिमेट्री बन रही है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू भी देखो तो जो वैलेंस शेल आप बनाओगे इसका, तो क्या होगा, इसमें आपको पता है कि जो क्लोरीन होता है उसके वैलेंस शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक एक जो अकेला इलेक्ट्रॉन है वो आपस में उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे। अब आपको पता है कि क्लोरीन, दोनों जो क्लोरीन के फॉर्म्स है एटॉमिक फॉर्म, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी इसने भी इलेक्ट्रॉन लेना ही लेना है, इसने भी लेना ही लेना है, देने वाला तो कोई है नहीं इसमें। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये फैसला हो गया कि भाई अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आओ, एक इलेक्ट्रॉन मैं लेके आता हूँ और इन दोनों एक जोड़ा बना देते हैं, इस जोड़े को हम दोनों शेयर कर लेते हैं। तो इससे हो क्या रहा है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी बन रही है, 8 बन रही है, जो कि ऑक्टेट रूल में हमने बात की थी कि ये अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस के बराबर लेके आते हैं। और नोबल गैसेस हीलियम के अलावा फिर नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, इनकी जो लास्ट वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 8 होते हैं, ठीक है, वो 8 होते हैं। तो बाकी एलिमेंट से कोशिश करते हैं कि हम भी अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को 8 कर दें। तो यहाँ पे 7 है, अब जब जोड़ा बन गया, शेयरिंग हो रही है, तो इसका मतलब कितने हो गए, दोनों के पास 8-8 हो गए, कोई मसला ही नहीं लेने देने का, ठीक है। तो यहाँ पे अब स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, लीनियर बन रहा है। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन भी जब आप देख रहे हो, जब दोनों एक ही कैरेक्टर के एटम्स हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को दोनों ने इक्वल इंटेंसिटी से होल्ड किया हुआ है, ठीक है, इक्वल ताकत से दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पे दोनों का होल्ड है, ठीक है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। यहाँ पे दूसरी एग्जांपल जो हम लेंगे वो हम ले लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड की। कार्बन टेट्राक्लोराइड का जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो तो एक कार्बन बॉन्डेड है 4 क्लोरीन के साथ, सही, एक कार्बन 4 क्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्डेड है। तो अब आप इसका जब स्ट्रक्चर देखते हो तो आपके पास स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है।
इस टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में सारे जो बॉन्ड्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में जा रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जाते हुए बना क्या रहे हैं, एक सिमेट्री बना रही है। सिमेट्री इनकी पूरी डिफाइंड है, तो इसलिए क्या हो रहा है कि हम इसको एग्जांपल ले लेते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो जहाँ पे सिमेट्री होगी वहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा और बॉन्डिंग भी नॉन पोलर होगी। अगेन वो जो पहला पॉइंट था जो कि हमने डेफिनेशन में ही डिस्कस कर लिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 0.5 से कम होगी, तब मॉलिक्यूल को कहा जाएगा कि भाई ये मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास नॉन पोलर है। ठीक है जी, फिर हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, एग्जाम्पल हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो अगेन हम एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की ले रहे हैं। ठीक है, आयोडीन की। आयोडीन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों के दोनों एटम्स जो हैं वो आयोडीन के ही पाए जाते हैं। सही, अब ये दोनों एटम्स जब आयोडीन ही हैं तो इसका मतलब इनकी कैरेक्टर्स सेम होंगे, इनकी प्रॉपर्टीज सेम होगी। अब आपको पता है कि आयोडीन कौन से ग्रुप से आता है, 17th ग्रुप से आता है जिसको हम हेलोजेंस कहते हैं। ठीक है, और हेलोजेंस के लिए हम स्पेसिफिकली कहते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन छीनने की ताकत इन्हीं हेलोजेंस में है। तो अगर तो हम इसको किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ रिएक्ट करवाते तब तो ठीक था, वो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता वो इलेक्ट्रॉन दे देता, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके फारिग हो जाता। लेकिन अब जब आयोडीन और आयोडीन ही रिएक्शन कर रहे हैं तब हम क्या करेंगे, तब ये होगा कि क्योंकि ना तो ये इस आयोडीन ने अपना कोई इलेक्ट्रॉन देना है, ना वो राजी होगा, ना ही ये वाला आयोडीन राजी होगा। तो ऐसे में क्या होगा कि अगेन ये अपने वैलेंस शेल के एक एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की वजह से एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना देंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जोड़ा है, इस पे आयोडीन का भी हक है और बी वाले आयोडीन का भी हक है। अगर हम इनको नेमिंग दे दे कि ए आयोडीन है और ये बी आयोडीन है तो इस पे दोनों का होल्ड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप अगर काउंट भी करो तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ तक पहुंचा दी, ठीक है, 8 तक पहुंचा दी, जो कि कौन से रूल में हम कहते हैं, ऑक्टेट रूल में कहते हैं कि नोबल गैसेस जो हीलियम के अलावा बाकी 3 गैसेस आ रही हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 8 इलेक्ट्रॉन्स पे जाके ख़त्म होती है। तो इसीलिए आयोडीन भी इस कोशिश में है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पूरा करे, इसीलिए दूसरे आयोडीन के साथ उसने बॉन्ड बना लिया और दोनों ने अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल कर दी। तो क्या हो गया, अब जब दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हम अगर इसकी वैल्यू भी देखें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो आयोडीन की वैल्यू हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है 2.5। इसका मतलब इस आयोडीन की भी इतनी ही है और इस आयोडीन की भी इतनी ही वैल्यू है। डेफिनेशन में हमने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो 0.5 से कम हो तब क्या होगा, वो नॉन पोलर होगा। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस है ही नहीं, ये तो बराबर है 0 के, तो भी ये क्या होगा, हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। और इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये जो बॉन्डिंग है, ठीक है, ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इस बॉन्ड को भी हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या तो बहुत कम है, 0.4 से कम है, या फिर 0 है, तो दोनों केसेस में हमारे पास जो मॉलिक्यूल होगा वो भी नॉन पोलर होगा और जो बॉन्डिंग होगी वो भी नॉन पोलर होगी। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के केस में आप देखो तो यहाँ पे
पोल्स बन रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के चार्जेस आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारे पास डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मौजूद है। ठीक है, तो जब हम इसको देखते हैं, दो के इसमें पोल्स बन रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमने अलग अलग कंडीशंस रखी थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0.4 से कम हो तो भी नॉन पोलर है, अगर सिमेट्री हो तो भी नॉन पोलर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें तो वो तो नहीं है 0.4 से कम, तो हम ये कह सकते हैं कि ये पोलर है। लेकिन अगर हम इसकी ये जो पोल्स बन रहे हैं इसकी सिमेट्री देखें तो जो स्ट्रक्चर बनाता है ये लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये शो करता है कि इक्वल टेंडेंसी में ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि ये जो सिमेट्री है ये सिमेट्री ये शो करती है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो भी नॉन पोलर है। वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, बल्कि वजह ये है कि ये जो डाइपोल मूवमेंट्स हैं वो क्या होंगी, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। एक ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में, दूसरा ऑक्सीजन उस डायरेक्शन में, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन क्या करेंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो अब ये जो चार्जेस और ये जो सारा डाइपोल मूवमेंट का किस्सा था ये तमाम हो गया। तो अब हमारे पास ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रही है कि कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है और यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो यहाँ पे भी 6 होंगे। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब शेयरिंग कैसे कर रहे हैं, शेयरिंग ऐसे कर रहे हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट में 6 है तो उसने कहाँ तक पहुँचना है, 8 तक पहुँचना है ऑक्सीजन ने। कार्बन के पास तो सिर्फ 4 है तो उसने भी 8 तक पहुँचना है। तो ऐसे में कोई एक दूसरे को तो इलेक्ट्रॉन देने से रहा, तो क्या फैसला हुआ कि चलो भाई ऐसा करते हैं कि ये जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स है इसको हम यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, और ये जो, ठीक है जी, और ये जो ऑक्सीजन के भी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो हम यहाँ लगा देंगे, ये इसको हम क्रॉस से शो कर देते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को हम क्रॉस से शो कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो दोनों की कंप्लीट हो जाएगी। अब आप देखो 1 2 3 4 ऑक्सीजन के अपने एटम्स, अपने इलेक्ट्रॉन्स, 2 और ऑक्सीजन के अपने इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आए, कार्बन के आए, तो ऑक्सीजन के लिए 8 का नंबर पूरा हो गया। यहाँ पे भी 4 और ये 8, ये 8 नंबर पूरा हो गया। और कार्बन के पास 4 थे तो ये देखिए यहाँ पे जो 2 जोड़े इन्होंने बना दिए हैं तो इसका भी 8 नंबर पूरा हो गया। तो अब कार्बन 2 जोड़े शेयर कर रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ भी 2 जोड़े शेयर कर रहे हैं और यहाँ भी 2 जोड़े शेयर कर रहे हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है ऑक्सीजन के साथ, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बनता है। तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है ये हमें ये बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बावजूद भी नॉन पोलर होता है। अब हम आ जाते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पे। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड अगेन एक ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि अनलाइक एटम्स के दरमियान में बनता है। तो वहाँ हमने क्या बात की थी कि लाइक एटम्स के दरमियान में बनता है, जिसमें हमने हाइड्रोजन की बात की थी, ऑक्सीजन की बात की थी, क्लोरीन गैस की बात की थी। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि भाई अनलाइक एटम्स होंगे और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो होगा
तब जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो होगा, वो डिफरेंस कितना होना चाहिए वो भी साथ में हमने बता दिया है कि वो डिफरेंस जो है वो 1.7 से कम होना चाहिए और 0.4 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी 0.4 और 1.7 के बीच में होना चाहिए, तब जो है वो मॉलिक्यूल हमारे पास होगा पोलर मॉलिक्यूल और वो बॉन्डिंग होगी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। अच्छा, ऐसे बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। वहाँ पे हमने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है वो उस पर दोनों जो एटम्स है उनका होल्ड होता है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। फिर हम क्या कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने ली है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और वाटर की। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में भी हम कहते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है और वाटर के बारे में तो हम कहते ही हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। सही। अब जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है वो आपको पता है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो बनता है नॉन मेटल्स के बीच में। सही। अब यहाँ पे आप देखो हाइड्रोजन जो है वो भी नॉन मेटल है और क्लोरीन जो है वो भी नॉन मेटल है। यहाँ पे हाइड्रोजन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो ये बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है? ये नॉन मेटल्स के बीच में हो रही है। हाइड्रोजन के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई हाइड्रोजन तो ग्रुप नंबर 1 में है, तो ग्रुप नंबर 1 के बारे में हम ये कहते हैं कि वो तो मेटल्स है, तो आपने कैसे कह दिया कि हाइड्रोजन नॉन मेटल है? असल में हाइड्रोजन नॉन मेटल है, लेकिन क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 आ रही है, इसीलिए उसको ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो कि बाकी सारे मेटल्स है उसके ऊपर प्लेस कर दिया गया है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 में होते हुए भी नॉन मेटल ही है। अच्छा, तो नॉन मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं और वो एक बॉन्ड बना रहे हैं और उस बॉन्ड को हम कह रहे हैं कि वो बॉन्ड जो है वो पोलर बॉन्ड है। किस बुनियाद पे कह रहे हैं? क्या है इसमें? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। पहली कंडीशन इन दोनों एग्जांपल्स में आप देखो पूरी हो रही है या नहीं। हमने कहा कि अनलाइक एटम्स होने चाहिए, तो एक हाइड्रोजन है, दूसरा हमारे पास क्लोरीन है, हो गए अनलाइक। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, दूसरा हमारे पास ऑक्सीजन है, अनलाइक एटम्स है, तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा हम कह रहे हैं कि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन की भी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। ठीक है, तो अब इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जब वो शेयर होंगे तो उस पे किसी एक एटम का होल्ड ज़्यादा होगा। नॉन पोलर में हम ये कहते थे कि जब इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो उस पे दोनों का होल्ड इक्वल है, तो इसीलिए वो उसको क्या बना देते थे? नॉन पोलर बना देते थे। अब हम कह रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है उसमें अगर 2 एटम्स मौजूद है तो एक एटम ये कोशिश करेगा कि उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचे। ठीक है, तो वो होल्ड किसका ज़्यादा होगा? वो होल्ड उस एटम का ज़्यादा होगा जो कि नेचर में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ज़्यादा होगी वही इस काबिल होगा कि उस बॉन्ड को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की कोशिश करे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने की कोशिश करे। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ज़्यादा होगी वही उसको ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा। इसी वजह से फॉर्मेशन होगी पोलर मॉलिक्यूल की, क्योंकि वो चार्ज प्रोड्यूस कर देंगे पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव का। ठीक है, एग्जाम्पल किसकी एग्जाम्पल ली हमने? क्लोरीन की एग्जाम्पल ली है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोरीन के पास ज़्यादा टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे और हाइड्रोजन से दूर करे। ठीक है, अब यहाँ पे HCl में
बॉन्डिंग हो रही है, तो ये बॉन्डिंग जब हम शो करते हैं इसको हम यूं शो करते हैं। अब ये जो हिस्सा है इसको छोटा शो किया हुआ है और ये जो है इसको ज़रा अच्छा खासा मोटा शो किया हुआ है। वजह क्या है कि ये जो एटम है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब इसमें ज़्यादा ताकत है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे। कोशिश तो हाइड्रोजन भी कर रहा है, छोड़ तो वो भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब ये ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्लोरीन पे खींचने वाला जो रिसीव करता है या एक्सेप्ट करता है उसके बारे में हम क्या कहते थे कि क्लियर उस पर नेगेटिव चार्ज आता था। अब यहाँ पे उसने एक्सेप्ट तो नहीं किया क्योंकि हाइड्रोजन नहीं छोड़ रहा, लेकिन फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि उसको अपनी तरफ खींचे और उसने खींचा हुआ है अपनी तरफ। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो बस हल्का सा उसने अपना जोर लगाया हुआ है, लेकिन ज़्यादा जो जोर है वो किसका है, वो क्लोरीन का है। तो इसलिए जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है तो हम कहते हैं कि इस पे पार्शियल नेगेटिव का साइन आ जाएगा। और क्लोरीन इस मुशक्कत में है कि भाई अपने इलेक्ट्रॉन्स को बचा ले, उसको पकड़े रखे, तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा और क्लोरीन जो है वो पार्शियली नेगेटिव हो जाएगा। वजह क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। ठीक है, तो ये अब पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव जब बन गए तो इसका मतलब क्या है, चार्जेस प्रोड्यूस हो गई, पोल्स बन गए, दो साइड्स आ गई। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आप देखो, हाइड्रोजन को कैसे शो किया हुआ है और क्लोरीन को कैसे शो किया हुआ है। 7 इलेक्ट्रॉन थे क्लोरीन के, कहाँ पे, आउटर मोस्ट शेल में। बॉन्डिंग की जब भी बात होगी तब हमने ये याद रखना है कि हम बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे क्लोरीन के पास, हाइड्रोजन के पास है ही एक इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, तो जब इन्होंने बॉन्डिंग की तो क्या हुआ, कोवेलेंट बॉन्डिंग के रिजल्ट में अब ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको हम ऐसा कर देते हैं कि इस पूरे जोड़े पे दोनों का होल्ड आ जाए, तो इसको आप यूँ कर सकते हो। ठीक है, यानी हाइड्रोजन ने भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 एक्वायर कर ली, जो कि है हीलियम। ये पिछले लेक्चर में बताया था कि क्योंकि हाइड्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 7 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो वो 8 कहाँ से लेके आएगा, जो हम ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए डुप्लेट का रूल होता है। ठीक है, उसने सिर्फ 2 पूरे करने और हीलियम तक खुद को पहुंचाना है। और क्लोरीन का कितने पूरे हो गए, 8 पूरे हो गए। तो बॉन्डिंग तो हो गई, दोनों ने होल्ड किया हुआ है इस पूरे जोड़े को, लेकिन इस जोड़े पे ज़्यादा ताकत लगा कौन रहा है, क्लोरीन लगा रहा है। इसी वजह से क्लोरीन को जो है वो पार्शियली नेगेटिव शो किया जाता है और हाइड्रोजन को पार्शियली पॉजिटिव शो किया जाता है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गई पोलर मॉलिक्यूल की। ये आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट में भी आप अगर देखो, क्लोरीन की वैल्यू है 3.0, हाइड्रोजन की वैल्यू अगर आप देखो तो हाइड्रोजन की वैल्यू है 2.1। तो 2.1 और 3.5 में फर्क तो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चार्ट। क्या शो कर रहा है, ये अलग अलग एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज शो कर रहा है। अब इसी हाइड्रोजन और क्लोराइड को देखते हैं। क्लोरीन हमारे पास है 3.0 और जो हाइड्रोजन है वो हमारे पास है 2.1। ठीक है, तो इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, क्लोरीन हो गया, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है ना। इसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस फाइंड आउट कर देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने क्या कहा था कि वो कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हमने कहा था कि 1.7 से कम होना चाहिए और
0.4 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी एक रेंज हमने प्रोवाइड की थी कि 0.4 से लेके 1.7 के बीच में होगा, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल पोलर होगा। तो यहाँ पे जब हम ये डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं तो हमारे पास 0.9 की वैल्यू आ जाती है। इसका मतलब ये यहाँ पे कहीं बीच में लाई कर रही है, तो इसका मतलब सेकंड कंडीशन भी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है, और हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मॉलिक्यूल है उसको हम कह देते हैं पोलर मॉलिक्यूल। दूसरे एग्जांपल्स, वाटर भी पोलर है, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे क्या है, ये पोलर मॉलिक्यूल्स। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर आप दूसरी एग्जांपल ये वाटर की भी देख लेते हैं ज़रा, कॉमन एग्जांपल है, हम यूजुअली हर कॉन्सेप्ट में यूज़ करते हैं, तो यहाँ भी देख लेते हैं। एक ऑक्सीजन है जो कि 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, सही हो गया। अब क्या है कि ऑक्सीजन आपको पता है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, और ये जो है ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो सिर्फ 2.1 है, यानी ऑक्सीजन के मुकाबले में तो ये काफ़ी कम है। तो अब अगेन इस बॉन्डिंग में क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींचते खींचते खुद पे पार्शियल माइनस चार्ज लेके आ जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बचाते बचाते खुद पे दोनों हाइड्रोजन कौन सा चार्ज लेके आ जाते हैं, प्लस का चार्ज, जो कि पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पे चार्जेस बन गए, मतलब पोल्स बन गए, नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स बन गए। दूसरी बात, जब हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी देखेंगे तो भी आप देखो कि हमारे पास ऑक्सीजन की वैल्यू है 3.5 है ना, 3.5 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की वैल्यू है 2.1। तो 3.5 में से आप 2.1 को माइनस करोगे। क्यों माइनस करोगे? क्योंकि आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। वैल्यू क्या आई? 1.4 आई, यानी 0.4 से बड़ी है और 1.7 से छोटी है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से भी अगर हम देखें तो भी ये मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर होगा। अगली एग्जांपल हम देखते हैं, CH3F है, एक कार्बन है, ठीक है, एक कार्बन क्या कर रहा है, 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बना रहा है, और चौथा बॉन्ड किसके साथ बना रहा है? फ्लोरीन के साथ बना रहा है। तो 4 बॉन्ड क्यों बना रहा है? क्योंकि जो कार्बन है उसकी ये टेंडेंसी है कि उसने खुद को स्टेबल करने के लिए 4 बॉन्ड तो बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनेगा कि एक कार्बन है वो बॉन्डेड है 3 हाइड्रोजन के साथ और एक फ्लोरीन के साथ, ठीक है। 3 हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है किसके साथ? कार्बन के साथ। यहाँ तक तो होगी बात। कार्बन जो है वो बिल्कुल बीच में है, तो सेंट्रल एटम है, ठीक है। अब ये जो कि एक जियोमेट्रिकल शेप बना रहा है, ये देखिए। अब ये जो जियोमेट्रिकल शेप है ये इसकी क्या है? टेट्राहेड्रल है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल शेप में सिमेट्री नहीं होती, यानी अगर आप उसका हाफ करो तो उसका हाफ जो है वो इक्वल नहीं होगा। तो एक तो इस वजह से हमें पता चल गया कि ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है? पोलर है। दूसरी वजह हम देखते हैं कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.98, बल्कि 3.98 नहीं लेते, इसको राउंड ऑफ करके 4.0 लेते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन के पूरे पीरियोडिक टेबल में, सही। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, जो कि ज़्यादा है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, जो कि है 2.1, है ना, और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी ज़्यादा है। तो इस वजह से जो फ्लोरीन एटम है वो अट्रैक्ट करता है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज़्यादा, सही। तो जब ये इनको अपनी तरफ ज़्यादा
अट्रैक्ट करता है तो इस पे क्या आ जाता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो फ्लोरीन एटम जो है उस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया और ये क्या बन गया, ये हमारे पास नेगेटिव पोल बन गया। जबकि हाइड्रोजन और कार्बन यहाँ पे, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों यहाँ पे क्या होंगे, पार्शियली पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि दोनों से ही कौन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स, फ्लोरीन खींच रहा है। सही। तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन दोनों पार्शियली पॉजिटिव होंगे। तो दूसरा कौन सा पोल बन रहा है हमारे पास, पॉजिटिव पोल बन रहा है, यानी एक नेगेटिव पोल बन गया, दूसरे हमारे पास कौन सा पोल बन गया, पॉजिटिव पोल बन गया, डाईपोल हो गया। स्ट्रक्चर भी हमें बता रहे कि नहीं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल नहीं हो रही, इस पे एक ताकतवर एटम है जो कि उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है इसको भी हम क्या कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल पोलर बन जाएगा नेचर में। क्यों? क्योंकि खींचातानी शुरू है और उसमें एक में ताकत ज़्यादा है और बाकियों में उस एक के मुकाबले में ताकत कम है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो ये क्लियर हो गया हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स का। पोलर और नॉन पोलर की एग्जांपल एक साथ दी हुई है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, वाटर, अमोनिया। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, क्लोरीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इस खींचातानी में इन पे माइनस पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के चार्जेस आ रहे हैं। अब इन चार्जेस के आने की वजह से हम इनको पोल्स का नाम दे देते हैं कि ये नेगेटिव पोल है हमारा, वो पॉजिटिव पोल है। जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे के सारे जो एटम्स है वो इक्वली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल इक्वल है। अगर किसी का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है भी तो वो बॉन्ड क्या कर रहे हैं, सब अलग अलग डायरेक्शन में बना रहे हैं। तो इसका मतलब एक प्रॉपर सिमेट्री वहाँ पे मौजूद है, इसीलिए वो नॉन पोलर हो गए। फिर हम देख लेते हैं मेटेलिक बॉन्ड। मेटल्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं वो किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। हालांकि वो उनमें आयंस नहीं होते, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हीट के भी अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज़ है, और क्या है कि इनकी शेप जो है वो चेंज हो सकती, मेलिएबल होते हैं, ठीक है, अलग अलग शेप्स में ये मोल्ड हो सकते हैं। ये सारे कैरेक्टर्स जो है मेटल्स के, ये उसको बाकी चीज़ों से, बाकी एलिमेंट से अलग बनाते हैं। तो इन सारे स्पेशल कैरेक्टर्स की वजह से मेटेलिक बॉन्डिंग जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है। अब मेटेलिक बॉन्डिंग होती क्या है कि ये ऐसी केमिकल बॉन्ड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड एनाइंस के बीच में बनती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्री इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज्ड मतलब उन इलेक्ट्रॉन्स पे किसी का हक नहीं है, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर होते हैं कहाँ पे, इन कैटाइंस के बीच में, ठीक है। यानी हमारे पास फर्ज करो सोडियम आयन है, सोडियम मेटल है, ठीक है, तो सोडियम मेटल में हमारे पास सोडियम आयंस मौजूद है। तो ये जो आयंस है ये सारी जगह उन्होंने घेरी हुई है। अब इन आयंस के बीच में जब नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्रीली मूव कर रहे हैं, जो कि किसी के भी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे बीच बीच में जगह फिल कर रहे हैं। आपको पता है ना कि आयनिक बॉन्डिंग में भी जब हम बात करते थे तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते थे। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो हम किसी एक मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, बल्कि पूरे एक जॉइंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम एक जॉइंट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जिसमें कैटाइंस मौजूद है और उन कैटाइंस के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आ रहे हैं, वो यहाँ पे मूव कर रहे हैं और उनकी अट्रैक्शन हो जाती है। तो ये जो अट्रैक्शन के थ्रू जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड।
ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड कैसे बनता है कि इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम से डिटैच किया जाता है, पहले इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करता है कोई एटम, तो क्या होता है कि वो डिलोकलाइज हो जाते हैं पूरे के पूरे मेटल में, यानी पूरा का पूरा जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब जब वो फ्री हो गए तो इसका मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं। तो अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये जाके कहाँ चले जाते हैं, कैटाइंस के पास, यानी जिधर उसको पॉजिटिवली चार्ज कैटाइंस मिले वहाँ पे जाके उसने अट्रैक्शन शो कर दी। तो वो इंटरेक्शन जो है वो आयंस के बीच में और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अब भी एग्जिस्ट कर रही है। तो इस इंटरेक्शन को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग का नाम देते हैं। ठीक है, क्योंकि यही जो इंटरेक्शन है ये उस मेटल को एक साथ जुड़े हुए रखती है। ठीक है, तो ये फोर्स जो है ये किस बेसिस पे है, ये एक मेटेलिक बॉन्ड की बेसिस पे है। क्लियर हो गया। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो A+ है ये क्या शो कर रहा है कि ये एक मेटेलिक कैटाइन है। जो आपको ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन्स। जो रेड है वो कैटाइन्स है और जो ब्लू है वो हमारे पास है इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे कंप्लीटली अटैच तो नहीं हो रहे, लेकिन वो इसी के आसपास देखो घूम रहे हैं। तो इसका मतलब कोई अट्रैक्शन तो है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज है तो अट्रैक्शन है। तो ये अट्रैक्शन जो है ये क्या करती है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन इस स्ट्रक्चर को बनाए रखने में हेल्प करती है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसमें मेटेलिक बॉन्डिंग पाई जाती है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि ये जो आयंस है वो कैसे आते हैं। ठीक है, आयंस, अब सोडियम है, सोडियम का कितने इलेक्ट्रॉन्स वो डोनेट करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब सोडियम मेटल सोडियम आयन में कन्वर्ट होगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब वो आ गया कैटाइन की फॉर्म में। वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यूं ही घूम रहे, उस पर कोई और फोर्स नहीं आ रही, कोई और एटम के साथ वो अटैच नहीं हो रहे। तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स घूमते घूमते कहाँ पे घूम रहे, उसी के आसपास घूम रहे, सोडियम एटम के। तो इसीलिए सोडियम आयन के, ठीक है, सोडियम आयन के आसपास घूम रहे, तो इसीलिए ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो फिर इस फॉर्म में मौजूद होता है। अगर तो वो कहीं और चले जाए तो इसका मतलब फिर क्या होगा, सिर्फ आयंस रह जाएंगे, लेकिन वो कहीं जाते नहीं है बल्कि फ्रीली इसके इर्द गिर्द मूव कर रहे थे। तो उसकी वजह से, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होती है और उस अट्रैक्शन के थ्रू जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्टेंस में रहता है। मैग्नीशियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो इस पर प्लस चार्ज होते हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स भी है वो भी 2 साथ घूम रहे होते हैं। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो यहाँ पे भी क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 3 भी साथ साथ घूम रहे होते हैं। किसके आसपास, कैटाइन्स के आसपास। क्यों, ताकि जो स्ट्रक्चर है मेटल का वो डिस्ट्रॉय ना हो बल्कि वो बना ही रहे। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन से देखें तो ये पता चलता है कि हर मेटल एटम के आसपास 8 से लेके 12 वैसे ही एटम्स मौजूद होते हैं। तो ये जो बॉन्डिंग है ये किस वजह से होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। सोडियम की हमने बात की, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कहाँ से पता चला हमें कि एक इलेक्ट्रॉन डिनोट कर रहा है। सोडियम की हमने बात की कि एक इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर रहा है, कहाँ से पता चला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चला, वैलेंस शेल से पता चला कि वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जो बॉन्डिंग है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे बनती है, जो कि डीलोकलाइज्ड होते हैं, यानी उन पे किसी का होल्ड नहीं होता, वो फ्री होते हैं। ठीक है, पूरे के पूरे सॉलिड में वो घूम रहे होते हैं, किसके आसपास, आयंस के आसपास, जो कि कैटाइन्स होते हैं। और क्योंकि ये फ्रीली मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स की तो वो कहीं भी घूम सकते हैं। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक और नाम दिया जाता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंसिटी हो जाती है जब वो घूम रहे होते हैं। इन्हीं रीजंस की वजह से मेटल्स को वायर्स में, शीट्स में, यानी जो भी आप शेप चाहो आप उनमें कन्वर्ट कर सकते हो। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से मेटल जो है वो कंडक्टर्स भी होते हैं, किसके, हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।